तो युद्ध को लेकर हर दिन बुरी खबरें आ रही हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच कल देर रात एक अच्छी खबर भी आई कि हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए रेड क्रॉस की टीम उस जगह के लिए भी रवाना हो गई जहां बंधकों को रिहा किया जाना है। इजराइल ने भी उन इलाकों में बमबारी रोक दी, लेकिन कुछ वक्त पहले अब ये खबर आई है कि हमास ने इन बंधकों को रिहा करने के लिए एक शर्त रखी है कि गाजा में ईंधन सप्लाई की शर्त ये हमास की तरफ से रखी गई है। इजराइल की घेराबंदी के बाद से आपको बता दें कि गाजा में ईंधन संकट गहराया हुआ है। हालांकि ये खबर भी आई कि हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा कर दिया है, लेकिन अब ये जो ईंधन सप्लाई की शर्त हमास के द्वारा रखी गई है, इससे कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले भी हालांकि हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई की है, तो अब ऐसे में एक तरफ बंधकों की रिहाई का मामला है और दूसरी तरफ ईंधन सप्लाई की शर्त। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं, जो हाल ही में इजराइल से उस युद्ध को कवर करके आए हैं जो शुरू हुआ था हमास के हमले के बाद। उमा, यहाँ पर ये एक तरफ पहले अच्छी खबर के तौर पर हमने इसे देखा कि दो बुजुर्ग महिलाओं को रिहा किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 50 नागरिकों की रिहाई का मामला, जो बंधक है उनकी रिहाई का मामला, और ऊपर से एक शर्त। अब ये कैसे जो पेच फंसा है ये सुलझेगा? जी बिल्कुल, देखिए कल जो स्थानीय चैनल हैं वहाँ के, उनके हवाले से जानकारी आई कि हमास जो है वो अपनी तरफ से 50 बंधकों को, जिनकी दोहरी नागरिकता है, यानी कि वो इजराइल के साथ साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता भी रखते हैं, उनको रिहा करेगा। तो इसको एक अच्छी खबर के तौर पे देखा गया, लेकिन बाद में एक शर्त की बात सामने आई और शर्त जो थी वो ईंधन की शर्त थी। इजराइल जो है किसी भी कीमत पर ईंधन नहीं जाने देना चाहता गाजा में। हालाँकि ईंधन की ज़रूरत जो है अस्पतालों को भी है, वहाँ पर स्कूल जहाँ पर शरणार्थी रह रहे हैं उनको भी ईंधन की ज़रूरत है, और ईंधन के बिना क्योंकि पावर वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बिजली आपूर्ति बंद है, तो अस्पताल में इलाज के लिए दिक्कत हो रही है, शरणार्थियों को अपना जो दैनिक ज़िंदगी बिताने में दिक्कत हो रही है, तो ईंधन की ज़रूरत है। लेकिन ईंधन इजराइल इसलिए नहीं जाने देना चाहता क्योंकि उसको ये लगता है कि जो ईंधन का इस्तेमाल हमास जो है वो सैन्य अभियानों के लिए करेगा, जो हमले कर रहा है उसके लिए करेगा, अपनी जो गाड़ियाँ हैं जिसको वो फॉरवर्ड पोस्ट तक लेकर आता है, या जो कुछ भी उसकी जो रक्षा तैयारियाँ हैं उसमें उस ईंधन का इस्तेमाल करेगा। और इसलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बात से इनकार कर दिया गया है कि ईंधन नहीं जाएगा, और साथ में ये भी कहा गया है कि वो चाहें तो बंधक को छोड़ दें, लेकिन फिर भी हम ईंधन नहीं देंगे। तो अपनी जगह पे इजराइल जो है वो बिल्कुल डटा हुआ है, और इस शर्त के साथ तो बंधकों की रिहाई संभव नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश जो है वो लगा हुआ है कोशिश में, क्योंकि उसके भी कई सारे जो दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं, 10 के करीब जो अमेरिकी नागरिक हैं वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उसकी कोशिश ये है कि उनको छुड़ाया जाए, और इसी वजह से जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो डिले करने की जो आग्रह है वो किया गया है अमेरिका की तरफ से इजराइल पे। और ये भी एक वजह है कि इजराइल जो है ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक उसने शुरू नहीं किया है। बिल्कुल, लेकिन अगर उमा वहाँ की ज़मीनी स्थिति की बात की जाए, जिस तरह से इजराइल लगातार रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है और लंबे वक्त से बना रहा है, जब से हमला शुरू किया उसके कुछ दिन बाद से ही रिहायशी इलाके उसकी चपेट में आ रहे हैं जद में। ऐसे में 2055 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा महिलाएं जान गंवा चुकी हैं। वहाँ के लोग इस वक्त क्या कुछ जूझ रहे हैं, क्योंकि कई तरह की पाबंदियाँ भी हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाज़ा को जितनी भी सप्लाई जाती थी, एक तो लैंड लॉक्ड ये पूरा इलाका है, एक तरफ भूमध्य सागर है, 3 तरफ से ज़मीन है, और वो ज़मीन में एक छोटा सा हिस्सा जो है जो कि राफा बॉर्डर है, जो कि मिस्र से लगता है, उसके अलावा पूरा जो इलाका है वो इजराइल से लगता है। और इजराइल में एक बॉर्डर पोस्ट है, उसका नाम है केरम शलोम, वहाँ से तमाम सप्लाई जाती थी। और हमें जो पिछले साल नवंबर में बताया गया था जब मैं वहाँ गया था उस चेक पोस्ट पे, कि यहाँ से तकरीबन साल में 2000 के आसपास जो ट्रक है वो जाता है गाज़ा को सप्लाई लेकर। तो अगर 12 महीने में 2000 ट्रक, तो मतलब समझिए कि हर दिन तकरीबन 150 से पौने 200 ट्रक की सप्लाई जो है वहाँ से जाती है। उस सप्लाई को रोक दिया गया पूरी तरीके से 7 अक्टूबर के हमले के बाद, और इजराइल जो है अपनी ज़मीन से अभी भी कुछ जाने देने को तैयार नहीं है। पूरी जो दारोमदार है वो इस बात पे आ गई है कि इजिप्ट के रास्ते कितनी सप्लाई पहुंचती है। सप्लाई वहां पे अभी तक 54 ट्रक जो है वो 3 खेप में पहुंची है, और वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है जिस तरह की ज़रूरत है वहां पे लोगों की। और जिस बड़ी तादाद में तकरीबन 16 से 18 लाख लोगों को ज़रूरत है वहां पे खाने की, पानी की, साफ़ पानी की, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहा। तो अब जो है ये एक बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है। और दूसरी तरफ जो अरब देश हैं वो लगातार इस बात को लेकर दबाव डाल रहे हैं अमेरिका पर कि वो राहत सामग्री वहाँ पर जाने दे। और इसलिए जो बाइडन ने जो नेतन्याहू से कल बात की है इजराइल के पीएम से, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मदद की सामग्री है वो जाती रहनी चाहिए। और इसी एक रास्ते के ज़रिए एक अरब देशों को मनाने की कोशिश हो रही है कि वो हमास पे दबाव डालें कि वो बंधक को छोड़े। दूसरी तरफ ईरान के विदेश
विदेश मंत्री का सीधा सा बयान आया है कि जो गाजा में इजराइल जो है वो वॉर क्राइम कर रहा है। तो इससे जो मामला है और ज़्यादा उसमें जो आग में घी डालने का काम किया है ईरान के इस बयान ने। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मदद को पहुंचाते रहा जाए और साथ के साथ जो है बंधक को छुड़ाने के लिए जो बातचीत का दौर है वो चलता रहे और इजराइल को एक हद तक रोके रखा जाए कि वो ग्राउंड ऑपरेशन अभी नहीं करे। तो उमा, जिस तरह से अब एक के बाद एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनका भी इजराइल पहुंचने का सिलसिला हम देख रहे हैं चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गए और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। क्या मकसद है, क्या इस बातचीत का एजेंडा रहेगा? जी देखिए, जैसे जो बाइडेन आए थे और उनका मकसद था जॉर्डन जाने का और वहाँ पे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी मुलाकात करने का, उसके अलावा इजिप्ट के राष्ट्रपति से भी बात करने का और जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति हैं अब्बास उनसे भी बात करने का, लेकिन वो हो नहीं पाए क्योंकि उससे एक दिन पहले ही अस्पताल पे हमला हो गया। अब जो मैक्रों वहाँ पे पहुँचे हैं तो उनका भी एक मकसद है, वो एक पीस फार्मूले के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं जिसको आज वो अनवील करेंगे। और उसमें जो जानकारी मिल पाई अभी तक वो ये है कि तनाव घटाने की दिशा में काम हो, गाजा पर हमले रोका जाए, इस तरह का उनका एक प्रस्ताव है और साथ के साथ इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये भी उनके प्रस्ताव में शामिल है। और जो दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात है उस बात पर भी वो बात आगे करने की कोशिश वहाँ पे करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर संशय है कि उनकी जो ये उनका जो इनिशिएशन है उसको कोई मूर्त रूप मिल पाएगा, क्योंकि इजराइल अपनी तरफ से एक जिद पे तो अड़ा है कि वो गाजा में हवाई हमले करता रहेगा, ग्राउंड ऑपरेशन भी करेगा, क्योंकि हमास की कमर उसको तोड़नी है। और इस बात पर हर देश में एका है, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, कि डिफेंड करने का अधिकार इजराइल का है। ये तमाम ये देश बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने की होगी कि आखिरकार अरब देशों को किस तरह से मनाया जाता है जो फ़िलिस्तीन कॉज की वजह से गाजा पट्टी के साथ खड़े हैं और तदनुसार वो देखने में लगता है कि वो भी हमास के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में अब एक रास्ता निकलता है और मैक्रोन का ये दौरा क्या कुछ नतीजा देता है इस पर निगाह रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं उनके इस दौरे से, क्योंकि उनका कोई असर अरब देशों के ऊपर है नहीं। बिल्कुल उमा, अब अगर भारत की स्थिति की बात की जाए, दोनों ही, चाहे फ़िलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त रहे, पुरानी रिश्ते रहे यहाँ पर दोनों देशों के। ऐसे में एक तरफा जब भारत की तरफ से समर्थन गया इजराइल के लिए, बाद में हालांकि प्रधानमंत्री ने फ़िलिस्तीन के नेता से भी बात की और वहाँ पर मदद भी अब भारत की तरफ से पहुँचाई जा रही है और अब जॉर्डन के किंग से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। तो भारत की भूमिका इस पूरे मसले पर आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, भारत ने बहुत ही एक संतुलित रुख लेकर भारत चला है। जब आतंकवाद जो हमला हुआ 7 अक्टूबर का, उसको कहने में एक कसर नहीं छोड़ा भारत ने कि आतंकवादी हमला है, क्योंकि हमला ही इस तरह का था। उसके बाद जो इजराइल का जो डिफेंड करने का अधिकार है वो तो है ही। आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है हमेशा वैश्विक मंचों पे आवाज़ उठाता रहा है, क्योंकि भारत खुद आतंकवाद से पीड़ित रहा है और वो भी पड़ोस के आतंकवाद से ज़्यादातर पीड़ित रहा है। तो भारत ने आतंकवाद की निंदा की। लेकिन जहाँ तक फ़िलिस्तीन की बात है तो विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया और प्रधानमंत्री की बातचीत से भी जाहिर है, दो राष्ट्र का जो सिद्धांत है उसको भारत शुरू से उस पर जोर डालता रहा है। इस बार फिर उसने ये बात कही है और साथ के साथ जो मानवीय मदद है उसकी भी एक बड़ी खेप जो है भारत ने भेजी है, जो कि इजिप्ट में अभी है। वो संभावना है कि वो गाजा बॉर्डर पार करके जल्दी अंदर पहुंच जाएगा। और ये जो आज सिर्फ मदद नहीं भेजी है भारत ने, पिछले सन 2000 से लेकर अब तक 30 मिलियन से ज़्यादा डॉलर की जो मदद है वो फ़िलिस्तीन को भारत दे चुका है और वो लगातार देता, तो कंटिन्यूएशन में है। और अभी परिस्थिति इस तरह की पैदा हो गई है कि भारत ने अपनी तरफ से विशेष खेप एक भेजा है। लेकिन भारत फ़िलिस्तीन कॉज के साथ हमेशा से खड़ा है। और जहाँ तक इजराइल की बात है तो उसके साथ रणनीतिक एक साझेदारी जो है, डिफेंस डील और बाकी क्षेत्रों में जो एक सहयोग है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। तो दोनों तरफ भारत जो है एक बैलेंस बना के चल रहा है और इसलिए उसने कोई कोताही नहीं की है कि गाजा के लोगों को अगर मदद की ज़रूरत है तो वहाँ मदद भेजने में कोई कोताही नहीं की है और वो एक खेप वहाँ पर भेज दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इंतजार रहेगा कि किस तरह की परिस्थितियां आगे होती हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया, जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं उस हमले के बाद, और जिस तरह से बच्चों की रोने बिलखने की तस्वीरें आ रही हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि ये जो युद्ध है, ये जो कत्लेआम है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए।